एक गांव में प्रसाद और शारदा एक किसान दंपति रहते थे। उनके पास जितनी जमीन थी उसी में तरह तरह के फसल उगा के उन्हीं पैसों से अब बेटे रमेश को उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवाई और फिर किसान की ही बेटी अनामिका से बाद में उसकी शादी करवा दी। एक हफ्ते के अंदर रमेश को एक अच्छी नौकरी लग जाती है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं। इस घर में बहू के कदम पड़ते ही रमेश को अच्छी नौकरी लग गई। माँ की ऐसी बातें सुनते ही रमेश की खुशी मानो कि हवा में उड़ गई। उसका मुंह बन गया और फिर गुस्से से वो कहने लगा, तो जिन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है, अनामिका से मेरी शादी हुई है ये सोचकर तो उन्होंने नहीं रखा है। मेरे टैलेंट को देखकर ही नौकरी दी होगी। ये तुम्हारी माँ की सोच है बेटा। उनको लगता है कि नई बहू के घर पे कदम रखते ही तुम्हें नौकरी मिली। सबकी अलग अलग सोच होती है ना। तुम्हारी माँ भी वैसे ही सोचती है। ठीक है पिताजी, तो आप क्या सोचते हैं? यही कि मेरा बेटा महान है। ये सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब रमेश के गांव से उसका दफ्तर काफी दूर था। आने जाने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसे लगा कि अच्छा होगा अगर वो शहर में शिफ्ट हो जाए। इस बारे में वो अपने माता पिता से बात करता है। पिताजी, अब तो मुझे नौकरी मिल गई है ना, आपको माँ को खेत में मजदूरी करने की अब क्या जरूरत है? अभी हमें उस छोटे से खेत की क्या जरूरत है? उसे बेच दीजिए ना। सब कुछ बेच बाच कर तुम्हारी माँ और मैं क्या करेंगे? अजी, आप बेटे की बात को समझे नहीं। वो चाहता है बिना काम किए हुए हम घर पे रहे, पोते पोती का देखभाल करे, उसके साथ खेले। सही कहा ना बेटा? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, अब बच्चों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ का सब कुछ बेचने के लिए कहा क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा और प्रसाद बड़े आश्चर्य हो गए। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रमेश ये बात समझ गया, फिर कहने लगा, पिताजी, मुझे यहाँ से ऑफिस आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए यहाँ पे गांव का सब कुछ बेच बाच के हम ऑफिस के सामने एक घर खरीद सकते हैं ना? उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद चुप हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं। लेकिन अनामिका उनका दर्द समझ जाती है। फिर वो कहने लगती है, देखिए जी, आज के दिन में कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं है, लेकिन गांव का ये खेत घर जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारा ही रहेगा। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हैं, जब उन्हें इसकी कीमत समझ में आएगी तो ये सब उनका होगा। वो बात नहीं है अनामिका। देखो बेटा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे पापा और मुझे शहर आना स्वीकार नहीं है। हम यहीं पैदा हुए थे और हम यहीं पे मरेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी बात मत कहो माँ, मैं तकलीफ सह लूंगा, हम यहीं पे रह लेंगे। उसकी बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश हुए। बहू की ऐसी बातें सुन के पहली बार वो अपनी बहू अनामिका को आम के खेत ले गए। वहाँ पे फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसीलिए शारदा और प्रसाद बहुत खुश थे। चाहे कुछ भी कह लीजिए, हमारी बहू की किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छे फसल के पीछे मेरी किस्मत नहीं है माँ जी, आप लोगों की कड़ी मेहनत है। वो इस तरह बात कर ही रहे थे, तभी धर्मा नाम का फलों का व्यापारी, जो हर सही काम को गलत तरीके से करता था, वो वहाँ आता है। प्रसाद जी नमस्कार, मेरा नाम धर्मा है। मैं हर काम सही रास्ते से ही करता हूँ, इसीलिए सभी लोग अपने फल मुझे ही बेचते हैं। और यहाँ पे आने का यही वजह है, आपके बागान के आम। पटेल जी, व्यापार और पैसा सब कुछ मेरी बहू देखती है। आप मेरी बहू अनामिका से बात कीजिए। अच्छी बात है, तो बुलाइए अपनी बहू रानी को। ठीक है धर्मा जी। बहू, बहू इधर आना। उनके बुलाने पे अनामिका खेत से उनके पास आ जाती है। देखो, मेरा नाम धर्मा है, मैं फलों का व्यापारी हूँ। तुम लोगों के आम खरीदने आया हूँ। तुम लोगों के आम देखने के बाद मैं केजी 12 रुपए करके लगाऊंगा। पैसे ले लो और सामान गाड़ी में लोड करवा दो। सॉरी धर्मा जी, कल ही हमारी बात दामोदर जी से हुई है। वो केजी 20 रुपए देने के लिए तैयार है और हमने एडवांस भी ले लिया है। वो कह ही रही थी, इसी बीच अनामिका का फोन बजने लगता है। दिखाने लगता है दामोदर कॉलिंग। ये देखकर धर्मा बाबू हंसने लगते हैं। अनामिका उनकी हंसी देखकर सब समझ जाती है, फोन उठाती है। उधर दामोदर बहुत डरते हुए कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुमसे अब फल नहीं खरीद सकता।
मैंने जो एडवांस दिया है वो तुम रख लो, उसे लौटाने की जरूरत नहीं। धर्मा से मोल भाव करने की जरूरत नहीं, पैसे लेके गाड़ी में लोड कर दो। उनकी बातें सुन के पढ़ी लिखी अनामिका व्यापार के इस पीछे के मुखौटे को अच्छे से समझ जाती है। वो समझ गई कि धर्मा ने जो कहा वही आखिरी मोल भाव है। उसने 2 और लोगों को फल लेने के लिए वहीं पे खड़े खड़े फोन लगाया। फिर जैसे ही उसने धर्मा का नाम लिया, कोई आगे नहीं आया। ये सब देखकर प्रसाद और शारदा की दंपति को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगे। सुन लीजिए, यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी फल खरीदने नहीं आएगा। मैंने जो रेट तय किया है उसी से सामान लोड करवा दो, और कोई चारा भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी गलती है। आप खुद ही देख लीजिए नामों को मैं बाजार में कैसे बेचती हूँ। ऐसा कहकर उसने धर्मा को चुनौती दे दी। धर्मा हंस के वहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। इधर अनामिका सोच रही थी कि वो कैसे क्या करेगी। तभी अनामिका को एक शानदार विचार आया। अगले दिन उसने खबर फैला दी कि आम खाने की प्रतियोगिता की आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ सभी लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इकट्ठा हो गए। जो 10 मिनट के अंदर 10 आम खाएगा उसे 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर आप नहीं खा पाते हैं तो उतने आमों का भुगतान आपको देना पड़ेगा। जब अनामिका इस तरह से कहती है तो बहुत से लोग 1000 रुपए जीतने के लिए वहाँ पे एक के बाद एक आम आके खाने लगते हैं। अब कोई 10 आम खा ही नहीं पाए तो प्रतियोगिता भी कोई जीत नहीं पाए, इसलिए जितने आम उन्होंने खाए उनके पैसे देने पड़े। फिर पैसे देके एक एक करके वहाँ से चले गए। अनामिका की ये तरकीब कारगर हो गया। तब से अक्सर आम खाने की प्रतियोगिता वहाँ पर होने लगे, और इस तरह हर दिन वो बहुत पैसे कमाने लगे। कुछ दिनों बाद जब आम का मौसम खत्म हो गया तो प्रतियोगिता भी बंद हो गया। शारदा प्रसाद अपनी बहू अनामिका के इस बुद्धि के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की। आज की कहानी यहीं तक। एक नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। गांव में सासू माँ शारदा अनामिका से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि प्यार के नाम पे रमेश को उसने अपने तरफ कर लिया था और रमेश भी उसी के तरफ हो गया था। अब शारदा अनामिका से बदला लेना चाहती थी। किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर बहू अनामिका जो खाना पका रही थी किचन में, उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। अभी घर पे कोई नहीं है, अभी सब्जी उठा के इसके मुंह पे डाल दूं ना। आहा, सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है, पर इसे करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही करने जाओ कहीं ना कहीं से मेरा बेटा और पति उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसा करना होगा ताकि किसी को शक ना हो। ऐसा सोचते हुए अपने दांतों को कटमटाकर वो आके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका सासू माँ के बर्ताव पर नजर रखी हुई थी, कैसे वो बातचीत कर रही है, कैसा उनका व्यवहार है, ये सब कुछ। फिर वो मनी मन सोचने लगती है, सासू माँ आप चाहे मुझे कितना भी मारे पीटे, मुझे तकलीफ दे, आपके बेटे के लिए मैं सब सह सकती हूँ। बस एक मौत ही है जो आपके बेटे से मुझे अलग कर सकती है। इस तरह सोचती है। दिन निकल रहे थे। अचानक से रमेश का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। पास से गुजरने वाले अशोक नाम का एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस बुलाया। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आई तो रमेश को पास के ही अस्पताल में ले जाके भर्ती किया गया। बाद में वो रमेश का फोन लेके होम मिनिस्टर के नाम पे एक नंबर डायल करता है। लगता है ये पत्नी या माँ का नंबर होगा। ये सोचकर वो फोन लगाता है। हॉल में बैठी शारदा का फोन बज उठता है। शारदा जो डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी, खड़ी हुई अनामिका को डांटने लगती है। अनामिका रोने लगती है। सेलफोन की आवाज सुन के गुस्से में शारदा, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या? जाके मेरा फोन ले आओ। फिर अनामिका वहाँ से हॉल में जाती है और सोफे पे रखा हुआ फोन उठा के ले आती है। शारदा उस फोन को उठाती है। फोन उठा के शारदा कहने लगती है, बताओ बेटा। मैडम, मुझे लगता है ये आपका बेटा है। इनकी एक्सीडेंट हो गई है, ये कृष्णा अस्पताल में भर्ती है। आप लोग जल्दी आ जाइए। सुनते ही शारदा घबरा जाती है। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, कहाँ है वो भी? अभी वो कैसा है? अच्छा तुम वहीं पे रुको जब तक हम लोग ना आ जाए। शारदा को इस तरह रोते हुए देख अनामिका भी बहुत परेशान होके रोना धोना शुरू कर देती है। अरे माँ जी, उन्हें क्या हो गया? अभी वो कैसे हैं? अनामिका बहुत प्यार से पूछी, पर शारदा कोई जवाब नहीं देते हुए रोते रोते हॉल में आ गई। अनामिका भी शारदा के पीछे पीछे हॉल में आती है। अजी सुन रहे हैं, हमारे बेटे को एक्सीडेंट हो गया है, कृष्णा अस्पताल में भर्ती है, चलिए चलते हैं। शारदा जोर जोर से चिल्लाती है।
प्रसाद जो आराम से बिस्तर पे सो रहे थे, शारदा की बातें सुन के वो भी घबरा जाते हैं और भागते हुए हॉल में आते हैं। फिर तीनों अस्पताल जाते हैं। वहाँ पे अशोक खड़ा था। अशोक ने जो कुछ देखा सुना सब कुछ बताया। शारदा, प्रसाद, अनामिका तीनों हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहते हैं। अशोक वहाँ से चला जाता है। अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट जारी थी। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर साहब प्रसाद के पास आते हैं और कहने लगते हैं, देखिए साहब, आपके बेटे का दिल और दिमाग बहुत मजबूत है, बस नर्व कमजोर है, इसीलिए अभी वो कोमा में चला गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, जो करना है कीजिए, पर मेरे बेटे की जान बचाइए। हम कुछ करें उसके लिए तो उन्हें कोमा से बाहर निकल आना होगा। अब आप सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए। ऐसा कह के डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका बहुत परेशान थी। जैसे ही शारदा अनामिका को देखती है वो आग बबूला हो जाती है। ठंडक मिल गई तुम्हें, कल मुही कहीं की, बिना सोचे समझे मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली। अब न जी रहा है न मर रहा है, बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सब तुम्हारी फूटी किस्मत के लिए हुआ है। तुम्हारी मौत के बदले आज वो मौत के मुंह पे खड़ा है। शारदा की बातों से अनामिका रोने लगती है। शारदा को लगता है कि ये बस मगरमच्छ के आंसू है। वो गुस्से से अनामिका के सर के बाल खींचने लगती है। ये सड़ा हुआ मुंह लेकर तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई और उसकी जिंदगी को आज खत्म कर दी। ऐसे रोने का नाटक करके उसके बच्चे कुछ जान भी ले लोगी क्या? अभी मेरे सामने से दफा हो जाओ और जहाँ जाके रोना है रो। माँ जी, आपको जितना डांटना है डांट लीजिए। मेरे पति बीमार है, अभी भी मैं सदमे में ही हूँ। आप नहीं समझ रही है, जो मुंह में आ रहा है बस कही जा रही है। अंधेरा हो चुका है, आप घर जाइए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। ये आई है यहाँ संभालने, मैं नहीं भरोसा करती। मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ कि बस अपनी पति की जान ले लूं। हर पत्नी के लिए पति का जिंदा रहना गौरव की बात है, वैसे मेरे लिए भी है। मैं उनका ख्याल रखूंगी। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं। इसकी फूटी किस्मत की वजह से आज हमारा बेटा अस्पताल में है। अभी भी हमारे घर में रही तो कहीं हमारी जान भी ना ले ले। कुछ होने से पहले कैसे भी हमें उससे छुटकारा पाना होगा। उसके लिए क्या तरकीब है शारदा? बस पता है करना है, लेकिन उसमें हमारे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। फिर मैं एक बात बताऊं, शायद पसंद आए। कहिए। बेटे के नाम से पूजा पाठ करोगी कहकर ट्रेन से उसे दुर्गा माँ के मंदिर ले जाओ और ट्रेन से ही धक्का दे देना। और किसी के सवाल करने से पहले ही तुम जोर जोर से चिल्ला के रोने लगना और कहना कि मेरी बहू स्लिप करके नीचे गिर गई। बहू सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगी। तुम देवी माँ के दर्शन करके लौट आना और वहीं से दुर्गा माँ का फूल सिंदूर बड़े ध्यान से साथ ले आना। तरकीब तो अच्छी है जी। 2 दिनों के बाद शारदा अपनी बहू अनामिका को साथ लेकर ट्रेन से माँ दुर्गा के मंदिर जाने लगती है। बहू, मुझे बड़ी उल्टी आ रही है, दरवाजे के पास ले चलो। ऐसा कह के वो ट्रेन के दरवाजे के पास उसे ले जाती है। दोनों तरफ देखती है। फिर जैसे ही शारदा अनामिका को ट्रेन से धकेलने ही वाली थी कि शारदा का पैर फिसल के वो खुद ही गिर जाती है। अनामिका तुरंत शारदा को पकड़ लेती है और बड़े मुश्किलों के साथ उसकी जान बचाती है। फिर अनामिका शारदा दोनों देवी माँ के मंदिर पहुँचती है। वहाँ रमेश के नाम पे दीप जला के पूजा अर्चना करती है। उधर अस्पताल में रमेश को होश आ जाता है। देख के प्रसाद बहुत खुश होते हैं। प्रसाद खुशी खुशी शारदा को खबर सुनाते हैं। शारदा बहुत खुश होती है और प्यार से अनामिका को चूम लेती है। बेटे को होश आ गया बहू, चलो हमें चलना होगा। शारदा अनामिका दोनों लौट आती है। फिर एक दिन के बाद दोनों रमेश से मिलने जाती है। कोमा से बाहर आया बेटे को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनामिका साहसिकता की परिचय देती है। इसी के साथ शारदा की जान बचाकर अनामिका शारदा की सारी गलतफहमियों को दूर कर देती है। अनामिका इस तरह से शारदा की जान बचाएगी, शारदा ने कभी सोचा भी नहीं था। इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। वो खुद को संभालती है। फिर अनामिका ने किस तरह से शारदा की जान बचाई, पूरी कहानी वो प्रसाद को बताती है। तब से सभी लोग बड़े प्रेम भाव से मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।